हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। हम लोग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं एसटीटी के बारे में, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, इसको ना साल 2004 में इंट्रोड्यूस करा गया था। ये बेसिकली जब आप कोई भी सिक्योरिटीज जो होती हैं उनकी उनको खरीदना या बेचना जब आप करते हो, उनकी परचेज या सेल करते हो, उस टाइम पर ये लेवाई होता है। ठीक है, उस टाइम पर लगता है बेसिकली। और वो सिक्योरिटीज ना, एक बात इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होनी चाहिए। हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाली कौन सी बॉडी होती है शाइनी? सेबी। यार शाइनी, मुझे यार एक बात बताना, मतलब मैं भूल रहा हूँ ये सच में, कि सेबी का हेडक्वार्टर ये भी मुंबई में ही है ना, मेन, कि दिल्ली में है? मुंबई में है ना? ठीक है ठीक है। एनएससी और बीएसई के साथ एसोसिएटेड, हाँ ठीक है ठीक है, वो मुंबई में ही है। स्टॉक एक्सचेंज जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है उसको। ओके, अब देखो एक चीज बताता हूँ। हमारे देश में ना, प्रदन्या, मयूर, अर्पित, सब लोग सुनो, कि स्टॉक एक्सचेंज ठगुराइन ना दो होते हैं। एक होता है एनएसई और एक होता है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें ना कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ शेयर्स होते हैं। आम भाषा के अंदर वही वही वर्ड मैं यूज करूंगा जो कि आप लोग सब जानते हो, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं और उनमें कुछ सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है। अब सवाल ये उठता है कि मैं बार बार आपसे हर एक लेक्चर के अंदर जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं बार बार आपसे टर्म तो यूज करता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। लेकिन भाई कुछ तो फर्क होता होगा ना इन सारी टर्म्स में। ये शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विटी मार्केट कौन सी होती है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। क्या हम खुद से अपना कोई म्यूचुअल फंड घर बैठे बैठे बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कितनी देर लगेगी? अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो 5 मिनट लगेंगे, और अगर नहीं कुछ भी जानते हो तो आप एक दिन के अंदर अपना म्यूचुअल फंड खुद का बना सकते हो। तो मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ और ऑन द स्पॉट आपको ये भी बता दूंगा म्यूचुअल फंड कैसे बनता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना एक डिफरेंस ज़रूर जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इधर यहाँ पर एक चीज़ बना रहा हूँ डिफरेंसेस का। स्टॉक्स और शेयर्स ये एक ही चीज़ होती है। हालांकि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी ना फाइनेंशियल मार्केट हमारे एक चैप्टर आने दो, उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप ऐसा मान लो कि स्टॉक और शेयर एक ही चीज़ है, और होता ही है, मान के लो होता ही एक ही चीज़ है। वैसे कहने कहने के लिए डिफरेंसेस लिख दिए जाते हैं, लेकिन ये ना बॉन्ड से बहुत अलग होते हैं। एंड बॉन्ड्स, थोड़ा सा गैप और एक्सटेंड करते हैं, स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ये बॉन्ड्स, और एक होता है आपके सामने वर्ड डिबेंचर्स। म्यूचुअल फंड अलग से समझा दूंगा, लेकिन इन तीनों के बीच में एक लिंक होता है डिफरेंस का, इसलिए मुझे यहां पर बात बताना जरूरी है। यहां पर क्या है, स्टॉक्स और शेयर्स का मतलब ये होता है, जो कोई भी कंपनी है ना, जब उसको फंड रेस करने होते हैं, ध्यान से सुनना मयूर, जब किसी भी कंपनी को फंड रेस करने होते हैं, पैसों की जरूरत है, तो वो ना एक यूनिक तरीका निकालती है कंपनी। कंपनी कहती है तुम ना एक काम करो, हमारी कंपनी में हिस्सेदार बन जाओ, कुछ कंपनी तुम भी रख लो। हम कहेंगे वाह यार, टाटा इतनी बड़ी कंपनी, रतन टाटा इतना बड़ा मालिक मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं भी मतलब टाटा का कुछ ना कुछ एक ओनर बन जाऊं। जी हाँ। क्या हम, आज कौन सी डेट है, डे कौन सा, ट्यूसडे है, ठीक है, कल वेनसडे है। प्रधन्या, कल सुबह सिर्फ हम लोग 100 रुपये से 150 रुपये खर्च करके ना, सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, स्टॉक मार्केट, टाटा का एक शेयर खरीदकर हम लोग टाटा की कंपनी के एक हिस्सेदार बन सकते हैं। बिल्कुल, जब आपने कोई भी कंपनी है उसको जब भी फंड रेज करना होता है, वो इन्वेस्टर्स को ना, इन्वेस्टर्स को कि लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्टर को एक चीज बेचते हैं और उसको कहते हैं, एक टर्म सुन लो, प्रो प्राइटर शिप, ओनरशिप, मालिकाना हक। जब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं सामने ठकुराइन शाइनी, मालिकाना हक, यानी कि मालिक तो हूं,
अब ना शेयर या स्टॉक में जब भी आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि मान लो प्रधन्या हमने टाटा का शेयर बाय करा 100 रुपये पे फॉर एग्जांपल, हमने उसको होल्ड करा 1 महीने तक और उसकी कीमत 105 रुपये हो गई। ये जो 5 रुपये है ये हमारा क्या हो गया प्रधन्या? 100 रुपये पे बाय करा था, 105 रुपये पे शेयर बढ़ गया, अब हमने उसको बेच दिया। ये जो 5 रुपये मिले ये क्या है हमारा मयूर? क्या है हमारा? वेरी गुड, तुम ज्यादा चालाक हो। ठीक है, प्रॉफिट हमारा। शेयर और स्टॉक की भाषा में प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं होता। वॉट एवर यू गेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जो कि आपका प्रॉफिट बनता है, इसको शेयर और स्टॉक में कभी भी जो कंपनी आपको बोलती है वो बोलती है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है, अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड ओनली। चौथा डिफरेंस एक ये याद रखना, शेयर और स्टॉक को खरीदने के लिए देयर इज नो रेटिंग एजेंसी यूज्ड। इसके लिए दो चीजें यूज होती है, रेटिंग एजेंसी यूज नहीं होती कोई भी। आपके या तो, ये क्या गलती से लिख दिया, आपके या तो फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे उस कंपनी को लेकर, या टेक्निकल एनालिसिस। प्रधन्या ये दो टर्म मैं आपको समझा देता हूं और बाकी लोगों को भी, शाइनी सब लोग, ठकुरैन। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस का? मतलब क्या होता है कि आप ना कंपनी की ट्रेंड को देखते हो कि पास हिस्ट्री की टाटा इतनी पुरानी कंपनी है, टिस्को के टाइम से आज़ादी के पहले टिकी हुई थी, अगर आज मैं इसके शेयर में इन्वेस्ट कर दूँ 10-20 साल के लिए भूल जाओ, पक्का मेरा शेयर बढ़ेगा। कंपनी के स्टेक्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, पीएनएल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। यानी कि आप यहाँ पर कंपनी के बारे में स्टडी करते हो, कंपनी की हिस्ट्री को स्टडी करते हो, कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हो, उसकी ग्रोथ को स्टडी करते हो, ABC उसके एनेक्स्चर को पूरा का पूरा स्टडी करते हो। टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या करते हो प्रधन्या, कि आप ना चार्ट्स को स्टडी करते हो। याद है ट्रेडिंग की उस दिन मैं चार्ट दिखा रहा था आपको, आप उन चार्ट्स को स्टडी करते हो। एंड जब आप कभी भी किसी कंपनी में शेयर खरीद लेते हो ना, तो आपको दो चीजें मिलती हैं। एक उसका ओनरशिप स्टेटस, आप उस कंट्री के मालिक बन गए हो, कुछ हिस्सेदार जितना आपने शेयर खरीदे उसके बेसिस पर, प्लस आपको एक चीज और मिलती है, वोटिंग राइट्स। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये शायद से जानते नहीं होंगे जो शेयर मार्केट में अगर डील भी कर रहे हैं, कभी इन्होंने शेयर खरीदे हैं, कभी अपना मेल बॉक्स चेक करना। अगर आप कभी भी कंपनी के किसी शेयर खरीदते हो तो कभी मेल बॉक्स अपना चेक करना। जब भी उनकी क्वार्टरली मीटिंग आती है आपको एक मेल आएगा, इतने इतने बजे हमारी जूम मीटिंग स्टार्ट होगी, वोटिंग करने के लिए रेडी रहना। आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। क्यों? मालिक हो भाई आप कंपनी के। एक शेयर खरीदा होगा तब मुझे मैसेज आएगा क्या, मेल आएगा क्या वोटिंग करने के लिए? जी हाँ बिल्कुल आएगा। अब आधा शेयर तो खरीद नहीं सकते, मिनिमम एक तो खरीदनी पड़ेगा। क्या अगर उस कंपनी का शेयर अगर 1 रुपये या 75 पैसे का तब भी आएगा? भाई साहब 1 पैसे का हो तब भी आपको मेल आएगा कि वोटिंग करने के लिए रेडी रहना। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स ना और डिविडेंड्स, ये दोनों के दोनों याद रखना, ये दोनों के दोनों डेट फाइनेंशियल टूल्स होते हैं। ये भी एक डेट फाइनेंशियल टूल है। टूल कह लो चाहे, दोनों को टूल कह लो चाहे इंस्ट्रूमेंट कह लो। यानी कि प्रधन्या ये भी कोई एक ऐसी चीज है जिससे कंपनी अपने लिए फंड जो है वो रेज करना चाह रही है, उसको पैसे चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी पैसे चाहिए कंपनी को, दे वांट टू रेज फंड्स। डिफरेंस क्या होता है जब दोनों चीजें सेम सी दिख रही हैं यहां पर मुझे डेफिनेशन में? डिफरेंस ये होता है, जो डिवेंचर्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है दे आर अनसिक्योर्ड लोन्स। बिकॉज ये ना कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करते हैं।
और इनके लिए कोई, दे आर नॉट बैक्ड अप बाय एनी कोलेट्रल या फिजिकल एसेट, यानी कि कंपनी के पास अगर कुछ, मान लो उन्होंने अगर पैसा उठाया, तो क्या 50 लाख अगर उन्होंने मार्केट से उठाए, लोगों से उठाए अगर उन्होंने, तो क्या 50 लाख कल को अगर वो कंपनी डूब गई तो देने के लिए क्या उनके पास है? कोई गारंटी नहीं है इसकी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो बॉन्ड्स है ना, दे आर बैक्ड अप बाय कोलेट्रल या फिर फिजिकल एसेट्स। अब मुझे वो बताओ, अगर यहां पर कोई बैकिंग अप ही नहीं है प्रदन्या, अगर ये डूब गया, तो ये जब नाम से ही पता लग रहा है अनसिक्योर्ड लोन से वो है, इनमें से रिस्की क्या होगा प्रदन्या बताओ? अर्पित क्या रिस्की होगा, बॉन्ड्स के डिबेंचर्स? डिबेंचर्स। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व, रिस्क को यहां पर, रिस्क तो यहां पर भी है, लो रिस्क इज इन्वॉल्व। लेकिन मयूर रिस्क है तो इश्क है। ये ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इनको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लॉन्ग टर्म इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, बॉन्ड्स की बात हो रही है, वो लंबे समय का होता है, और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो शॉर्ट टाइम का होता है। अब प्रधान, मेजोरिटी पीरियड मतलब क्या, कि आपने इसको परचेज करा और उस पर लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपना पैसा मतलब मिल जाएगा ब्याज के साथ। अब क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स पे आपको ना कम ब्याज मिलता है, यहां पर ब्याज ज्यादा मिलता है। अब इनको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अट्रैक्ट करने के लिए, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो ये ब्याज ज्यादा देते हैं। आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके ज्यादा होंगे डिबेंचर्स के अंदर। अब यहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिलते हैं भले ही कम मिल रहे हैं, लेकिन एक कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस, जबकि दे आर डिपेंडेंट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस। हाई इंटरेस्ट रेट तभी मिलेंगे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहां पर आपको भले ही कम इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, लेकिन फिक्स मिलेंगे पक्का, कि हर महीने इतने इतने पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, बर्बाद हो गई कंपनी, दिवालिया घोषित हो गया उस कंपनी का, सबसे पहले पैसे जो मिलते हैं वो बॉन्ड होल्डर्स को मिलते हैं। बॉन्ड होल्डर्स हमेशा कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पर फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं कंपनी की, एंड ये होते हैं सेकंड प्रायोरिटी वाले। कौन? डिवेंचर होल्डर्स। सेकंड प्रायोरिटी मिलती है इनको इन टर्म्स ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन, जब उनका दिवालिया घोषित हो गया, बर्बाद हो गई वो कंपनी। ये बात समझ में आई? बताओ। एक एक चीज और, यहां पर ना और इधर आप सिर्फ लेंडर होते हो। मतलब आपने कंपनी को कुछ पैसा दिया कुछ टाइम के लिए रखने के लिए, और उसके बाद आप उसको, आपको ब्याज मिल जाएगा। आप सिर्फ एक लेंडर हो यहां पर। दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, जबकि स्टॉक्स और शेयर में होता है नो वोटिंग राइट, और इधर भी यू आर ओनली लेंडर, नो वोटिंग राइट। इसके बियॉन्ड बस आपका कुछ बचता नहीं है करने को इसमें। बस हमारे कोर्स का पार्ट इतना ही, क्योंकि हम ये कोई शेयर मार्केट की स्टडी करने नहीं बैठे हुए, ना ही हमें सीए बनना है, ना ही हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। इतना मोर देन इनफ है। 1 मिनट के लिए मैं पेज को क्लियर कर रहा हूँ।
ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ रह गई है लेकिन अभी भी, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड ना दोस्तों क्या होता है, ये एक ना इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है। यहां पर ना इन्वेस्टर से फंड लिया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, और वो इन्वेस्ट करते हैं उस बंदे के पैसे को एक जगह पर नहीं, अलग अलग जगह पर। म्यूचुअल फंड ना एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो कंपनी करती है, कि जैसे किसी कंपनी ने म्यूचुअल फंड लॉन्च करा है, वो ना अपने कस्टमरों को ये बताती है कि देखो ये हमारी बास्केट है। अब इसलिए म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो वो क्या कहते हैं कि एक बास्केट बना दी, वो कहते हैं हम आपने हमें 100 रुपए दिए, हम ना आपके 15 रुपए डालने वाले हैं इक्विटीज के अंदर, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। हम आपके नेक्स्ट 15 रुपए डालेंगे कुछ कुछ बॉन्ड्स के अंदर, 30 रुपए डालेंगे। ये एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ मैं, ऐसा नहीं होता मतलब कि आप ये 15 15 30 समझ जाओ इसको, ऐसे करके डिपेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी क्या ऑफर लेकर चला रही है, उसने बास्केट कैसी बना रखी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 40 रुपए हम डालेंगे, 40 तो नहीं हो पाएगा, मान लो कि इसको भी मान लेते हैं, 30 रुपए डालेंगे गोल्ड में, बचे कितने, 10 रुपए दूसरी एसेट्स में। हर 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, मान लो म्यूचुअल फंड ने ये बोल रखा है। अब क्या आप 100 ही रुपए दोगे? नहीं, म्यूचुअल फंड भी एक लिमिटेड प्राइस पे ही खरीदे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए देकर ऐसा करवा दोगे कि हाँ मेरे पैसे इधर इधर लगा दो, मिनिमम उसका भी एक रकम होती है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं वॉलेटाइल तो होती हैं, इसलिए वो ऐड आता है जो फटाफट वो बोल के चला जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज डू योर ओन एनालिसिस एंड रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अब जो कंपनीज जो क्वालिफाई कर जाती हैं, हर कोई म्यूचुअल फंड सेटअप नहीं कर सकता कि आप कल को बोलो अरे क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ म्यूचुअल फंड देखो ऐसा बनाओ कि तुम लोग अपना 30% पैसा जो है वो क्रिप्टोज में डाला करो, 20% जो पैसा है वो गोल्ड में डालो, 10% जो पैसा है इक्विटीज में डालो। आपको क्वालिफाई करना होगा उसके लिए। तो जो कंपनी जो क्वालिफाई कर जाती है म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए लीगल तरीके से, उनको हम लोग कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एंड क्योंकि वो आपका फंड मैनेज कर रही है अपने तरीके से, इसलिए इनको बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अलावा फंड हाउसेस। और जो आपके बंदे, ये जो फंड हाउसेस या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर जो लौंडे लपाड़े होते हैं, आपका जो फंड मैनेज कर रहे होते हैं, उनको बोला जाता है फंड मैनेजर्स, जिनकी एक्सपर्टाइज होती है इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने में, मैनेज करने में। यानी कि ये लोग ना कंपनीज, गोल्ड या जो भी एसेट्स हैं, उनके ना फंडामेंटल्स को देखने में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लोग ना फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट नहीं होते, इनको चार्ट की कोई नॉलेज नहीं होती है। ये बस ये देखते हैं कि पास्ट में अच्छा इतना इतना प्राइस कम हो गया है गोल्ड का, अब ये पक्का बढ़ेगा, इस कंपनी का शेयर लगातार 5 सालों से कम नीचे आता जा रहा है, अभी सस्ता हो गया, अभी पक्का यहां से बढ़ेगा। ये चार्ट को नहीं देखते हैं, कंपनी की ग्रोथ और उसको स्टेटस को देखते हैं। अब ये बेसिकली म्यूचुअल फंड में वो लोग डील करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, मतलब उनके पास टाइम नहीं है इतना। हम लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में मतलब आपको अपना पैसा किसी और को देकर यह भरोसा होता है कि हाँ कुछ सालों के लिए अगर मैं होल्ड कर गया तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। इससे बेटर होता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस भले ही ना सीखकर फंडामेंटल एनालिसिस खुद से भी सीख जाओ। तो आप एक म्यूचुअल फंड में जितना पैसा डालकर जितनी ग्रोथ कर सकोगे, उतनी ग्रोथ तो जितनी आपकी म्यूचुअल फंड में 6 महीने में होगी, उतनी तो आप 3 3 महीने में खुद से कर सकते हो। ये चीज़ है। तो आई थिंक आपको म्यूचुअल फंड भी समझ में आ गया।
अब इंटेंशन क्या था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लगाने के पीछे? ये था कि जो लोग ना कैपिटल गेन्स टैक्स से भागते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ अपने ये जो शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स आपने जो भी खरीदे, इनसे जो लोग भागते हैं, इनसे जो जिन लोगों ने प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है, उन पे टैक्स लगाया जा सके। जो रेट है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का वो वेरी करता है अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज के लिए। इक्विटी शेयर्स के लिए यानी कि मतलब मान लो कि आप किसी कंपनी के सिर्फ कैश में शेयर बाय करते हो, आपने टाटा मोटर्स के शेयर बाय करे, कोई रिलायंस के शेयर बाय करे, या कुछ भी अगर आपने ऐसा करा है, आपने कैश में अगर बाय कर रखा है, ठीक है, तो एसटीटी लगती है आपके ऊपर 0.1% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, परचेजर के ऊपर भी सेलर के ऊपर भी। फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, अगेन वो म्यूचुअल फंड जिनको आप होल्ड करके रख सकते हो बहुत सारे सालों के लिए, महीनों के लिए, कोई एसटीटी डिवाइड नहीं होती परचेजर के ऊपर। आप जब म्यूचुअल फंड को खरीदोगे ना, कोई पैसा नहीं लगता आपके ऊपर, कोई टैक्स नहीं लगता है। बट जब आप उसको बेचोगे ना, तब 0.001% इज चार्ज। अब आप कहोगे इतना कम क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर वैसे भी आपको बहुत सालों होल्ड करना पड़ता है, तब जाके आपको ग्रोथ वो मिलता है। हाँ, अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमें स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए एफडी में कि म्यूचुअल फंड में, तो अगर बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड में लगाओ। आपके अंदर पेशेंस भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, आप थोड़ी बहुत मार्केट को समझते हो, तो स्टॉक में लगाओ। एफडी अगेन इज अ बिग नो। ये वो पुरानी पिक्चरों के लोग होते थे जो कि जिनके घर में बेटियां पैदा हो गई, बस जिस दिन बेटी पैदा हो गई अगले दिन एफडी करा दी कि इसकी शादी पे गहने बनवाने हैं। फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मैं इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूं प्रधन्या, फिक्स डिपॉजिट कभी भी ना, अर्पित किसको बीट नहीं कर पाता? शाइनी, इन्फ्लेशन को। क्योंकि यहां पर आपका पैसा लॉक हो जाता है प्रधन्या, 1 साल 3 साल 5 साल, कई लोग तो 10-10 साल की एफडी करवा लेते हैं। उससे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स में डाल दो। लेकिन म्यूचुअल फंड भी सारे सेफ नहीं होते हैं। लोगों को इसके ऊपर भरोसा रहता है कि चलो फिक्स रिटर्न तो मिल जाएंगे, भले ही इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन उससे बढ़िया तो ये कि आप इतने में स्टॉक सीख जाओ। 10 सालों के अंदर 15 सालों के अंदर क्या कोई स्टॉक जो आज के रेट में पड़े हुए वो ग्रोथ नहीं पकड़ेंगे क्या? महंगाई के हिसाब से कंपनी जो है प्रोडक्ट अपने महंगे नहीं बनाएंगी क्या? जब वो प्रोडक्ट महंगे बना रही हैं तो उस टाइम के हिसाब से उनके शेयर महंगे नहीं होंगे क्या? शेयर की वैल्यू महंगी नहीं होगी क्या? बिल्कुल महंगी होगी। पेशेंस लगता है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनके बीच में इनके बीच में डिफरेंसेस को आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, और जो इक्विटी वर्ड का मतलब है ना, इक्विटी बेसिकली वो चीज़ होती है जो आप कैश में बाय करके ना होल्ड कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आपको ना बेचना ही बेचना है इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर। जैसे मतलब मान लो प्रधन्या, कल सुबह 9:15 बजे मार्केट खुली मान लो, ठीक है, आप अपनी ऐप पर गए, ग्रो ऐप पर, अप स्टॉक्स पर, धन पर, ये किसी भी ऐप पर, अलग अलग ऐप्स होती है, एप्लीकेशन होती है स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए। आपने बोला कि दिमाग मेरे पास 150 रुपये, बताओ मैं क्या खरीदूं। मैंने बोला 3 तुम ना पीएनबी के शेयर खरीद लो, पंजाब नेशनल बैंक के, 50 रुपये के एक आसपास चल रहा है, 3 आ जाएंगे तुम्हारे पास। आपने 3 खरीद लिए। क्या लगता है प्रधान, आप इसको कब तक होल्ड कर सकते हो? इन 3 शेयर्स को कब तक रख सकते हो अपने पास? शाइनी, कब तक रख सकते हो पीएनबी के शेयर्स को अपने पास? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप लोग टपक भी गए तब भी पीएनबी का शेयर रह जाएगा उसमें, ठीक है। हमेशा के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। इसको कहते हैं जब आपकी होल्डिंग के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती है, देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन। इस चीज को कहते हैं इक्विटी। एंड इक्विटी मार्केट सेफेस्ट मार्केट होता है। इसको कैश मार्केट कहते हैं कि आपने कुछ शेयर खरीदा, आज वो नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट क्या एक दिन की है क्या? 1 साल तक नीचे गिर रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट क्या 1 साल की है क्या? 3 साल के लिए नीचे गिर रहा है, मार्केट क्या 3 साल की है क्या? कभी तो बढ़ेगा। 10 साल के लिए होल्ड करके रखो, 15 साल के लिए होल्ड करके रखो, एफडी से तो ज्यादा रिटर्न होगा कम से कम। ये चीज है। एंड क्रिप्टोज के बारे में मैंने आपको ऐसे इतिहास बताया था, उसका 1 रुपए से भी कम पे था और 65 लाख तक गई थी हाईएस्ट वैल्यू। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।